जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माही की पाठशाला में। आज की जो हमारी क्लास है, जो बायोलॉजी का एक चैप्टर है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें क्या है, बायोलॉजी के एक चैप्टर पूछा जाता है मानव पोषण यानी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है या मानव पोषण क्या होता है। और ये जो कंपटीशन एग्जाम है इसमें मानव पोषण से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें आपको आज क्या पढ़ना है कि भाई मानव पोषण तत्व या पोषण क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। और उसके बाद हम जानने वाले हैं पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। अब ये कार्बनिक कौन से होते हैं और अकार्बनिक कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। जो कार्बनिक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और अकार्बनिक में आते हैं आपके विटामिन। कौन से आते हैं? विटामिन। तो हम इन एक एक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती हैं, उसकी जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक चीज को हम बड़ी डिटेल से जानने वाले हैं, क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में कई बार इन कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटीन के बारे में भी क्वेश्चन पढ़ जाते हैं। तो एक एक चीज को हम बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोषण होता क्या है, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यह जान लेना है कि उस टॉपिक के बारे में समझना है बड़ी गहराई से कि वो टॉपिक वो कहना क्या चाहता है। कि जैसे कि हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया मानव पोषण, तो मानव पोषण के बारे में जितने भी डाउट होते हैं उन डाउटों को क्लियर करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास है मानव पोषण क्या है। मानव पोषण, देखिएगा ये जो मानव पोषण है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मानव पोषण होता क्या है। देखिएगा भाई, एक तो बात सीधी है, मानव, तो मानव में तो हम आ गए। और पोषण का अर्थ है कि जो हमारे शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए जो तत्व काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पोषक तत्व। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। मानव शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए जो तत्व काम में लिए जाते हैं, जो पदार्थ हम काम में लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। एक बात ध्यान से सुनना कि भाई देखिए, आपके दैनिक जीवन में जैसे आपके 4 व्हीलर गाड़ी, कोई कार है, ठीक है। अब इसे कार है, क्या है ये कार है। आपको इस कार को चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। किसकी है? पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। या डीजल है तो डीजल की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही अगर इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ये गाड़ी क्या एक कदम भी आगे चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि इसके अंदर इसको चलने के लिए एक ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में कार्य करता है। कौन? पेट्रोल। उसी प्रकार ये जो मानव है, कौन? ये जो मानव है, ठीक है, इस मानव को चलने के लिए इसकी जो शरीर की जो गतिविधियां, मेटाबॉलिज्म, जो उपापचय क्रियाओं को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पोषक तत्वों की। किसकी जरूरत होती है? पोषक तत्वों की। अब आता है कि सर ये पोषक तत्व क्या होते हैं। तो मैं आपको बात करता हूं कि जो मानव के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, तो एक सबसे ज्यादा मात्रा में होती है हमारे अंदर क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद होती है आपके क्या? प्रोटीन। उसके बाद होती है वसा। ये 3 तो होते हैं आपके लार्ज यानी कि बड़ी मात्रा में, ठीक है। और इसके साथ होती हैं आपके क्या? विटामिन। अगर आपके शरीर के अंदर ये चीजें मिलती हैं तो आपके क्या होती है? एनर्जी रूप में शरीर कार्य करता है। अगर इसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं दौड़ेगी। इसी प्रकार हमारे अंदर अगर ये चीजें नहीं होगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये वहीं के वहीं रुक जाएगा और क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या नहीं होती है? पोषक तत्वों की कमी हो गई। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर क्या होता है? मृत हो जाता है। अब हम जानेंगे कि कुछ चीजें होती हैं कि उनके बारे में जान लेते हैं कि भाई कि जरूरी क्यों है कि हम पोषण करें या न करें, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, अगर भाई इस संसार में
एक कहावत होती है ना कि भाई जिसने चोंच दी है उसको चुगा भी मिलेगा। क्या? जिसको चोंच दी है भगवान ने उसको क्या मिलेगा? चुगा मिलेगा। इसके कहने का अर्थ है कि आज हमारे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जीव, जैसे पेड़ पौधों की बात करो या पेड़ पौधे के पत्तियों की बात करो या मानव शरीर की बात करो, तो उनको पोषण के लिए कहीं से कहीं कुछ पोषक तत्व मिल ही जाते हैं। अगर ये पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मानव को जीवित रखने के लिए कहीं से तो कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब आता है कि सर वो पोषक तत्व कहां से मिलते हैं? तो देखिएगा हमारे को किस में मिलता है? एक तो फल। कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल फल ही खा सकते हैं और फल के बलबूते क्या होते हैं? वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि फलों के अंदर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होती है? शर्करा के रूप। शर्करा कौन सी होती है? फ्रूट के अंदर फ्रक्टोज शर्करा के रूप में होती है। और उन्हीं फलों के अंदर विटामिन भी होती है। कौन से? जैसे मैं बात करूं संतरा, सिट्रिक, इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके साथ आपके मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसके अंदर फैट की मात्रा भी पाई जाती है, तो फलों के रूप में। ठीक है, और हमारे पोषक तत्वों के रूप में और एनर्जी के रूप में कौन कार्य करते हैं? अनाज। ये सबसे लार्ज मात्रा में। अगर हमारे को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम क्या खाते हैं? धान। धान से बने जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनको खाते हैं। तो ये अनाज भी हमारे लिए क्या होगा? एक पेट्रोल की तरह कार्य करता है ना। ठीक है, इसके बाद आता है आपके अनाज, इसके बाद आते हैं धान और आती हैं दालें। देखिए दालों के अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, वो किससे मिलती है? हमें दालों से मिलती है। धान से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। फलों से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और कुछ दालें ऐसी होती हैं, कुछ जैसे मूंगफली वगैरह है, उससे हमें क्या मिल जाती है? वसा मिल जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे को जो मानव शरीर है इसको चलाने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो मानव शरीर होता है इसमें जो न्यूट्रिशन या जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करेंगे। क्या है? पोषक तत्व। तो देखिएगा पोषक तत्व की बात करूं तो मानव शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं किस रूप में होते हैं? एक तो होते हैं आपके कार्बनिक के रूप में। किसके रूप में? कार्बनिक यौगिक, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कार्बनिक तत्व के भी रूप में लिख सकता हूं। एक होता है आपका अकार्बनिक। ठीक है, अब आता है कि सर कार्बनिक तत्व क्या होता है और अकार्बनिक तत्व क्या होता है। ठीक है, अब आता है कि जो कार्बनिक तत्व होते हैं जो क्या होते हैं? लार्ज मात्रा में। क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में। ये जो होती है इनकी जो संख्या होती है क्या होती है? बड़ी मात्रा में। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की हमारे शरीर में ज्यादा जरूरत होती है, इनकी होती है थोड़ी कम मात्रा में। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई ये थोड़ी कम मात्रा में होती हैं और ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में होती हैं। कौन कौन से? कार्बनिक यौगिक। अब आता है कि सर कार्बनिक आपने बता दिया कि कार्बनिक ज्यादा होता है और अकार्बनिक कम होता है। कि भाई अब हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बनिक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी क्या? प्रोटीन। उसके बाद होती है आपकी वसा। ये जो है तीनों कंपोनेंट है या जो तीनों यौगिक हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसी के साथ आती हैं आपके क्या? विटामिन। क्या है? विटामिन। ये भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसके बाद आता है अकार्बनिक यौगिक। क्या भाई सर अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो देखिएगा अकार्बनिक के अंदर आते हैं खनिज तत्व। क्या आते हैं? खनिज तत्व। अब आता है कि सर खनिज तत्व को हम कैसे खाते हैं? तो देखिएगा आपने क्या खाया? पालक खाया। पालक के अंदर किसकी मात्रा है? आयरन की मात्रा है। तो ऐसे कई सारे फल सब्जियां हैं जिसके अंदर क्या होती हैं? पोषक तत्वों की मात्रा होती है। तो आपके आ गया खनिज तत्व। और आता है आपका क्या? वाटर। वाटर किस में आता है? आपका अकार्बनिक के अंदर आता है। क्योंकि मानव के शरीर के पोषण के लिए वाटर की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बिना जल पिए हमारा शरीर एक घंटा भी नहीं चल सकता। गर्मियों के अंदर बात करूं तो 1 मिनट भी नहीं चल सकता। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी लेना ही है। अगर पानी नहीं लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। थोड़े दिन तड़पोगे, बाद में खत्म हो जाओगे, क्योंकि शरीर के अंदर पानी की कमी है। पानी में क्या पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके H2O।
अब देखिएगा एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक, इन शब्द को तोड़ना है। अकार्बनिक, कार्बनिक का अर्थ होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो ये जो खनिज तत्व होते हैं जितने भी, ये क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है और जल के अंदर भी आपके कार्बन की मात्रा नहीं है। अब आता है कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनको कार्बनिक यौगिक क्यों कहते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई कार्बनिक यौगिक कहते क्यों हैं। तो देखिएगा क्योंकि इस कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, कार्बन होता है और क्या होता है सर, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। अगर इन किसी तत्व के अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और उन कार्बनिक यौगिकों में ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, एक तो कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, इसलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिएगा, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस फॉर्म में होता है या इसका जो अनुपात किस प्रकार होता है, तो मैं इसका अनुपात लिख सकता हूं 1:2:1। क्या हो सकता है, 1:2:1। तो देख मैं एक कार्बोहाइड्रेट उठा के बात करता हूं आपके, क्या, ग्लूकोज। किसकी बात करूं, ग्लूकोज। अब देखिएगा इस ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। अगर इस अनुपात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1:2:1 है। भाई कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा, 1। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या होता है, तो 1:2:1। ये हो गई आपके कार्बोहाइड्रेट की बात, ठीक है। अब आता है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी यौगिक। ये क्या होती है, आपको तुरंत एनर्जी देने वाला कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। एक मैं बात बताता हूं, आप जब भी खेल रहे हो तो अगर आपको केला खिला दिया जाता है तो आपके शरीर के अंदर क्या हो जाती है, तुरंत एनर्जी आ जाती है। और हमारे शरीर के लिए एनर्जी के लिए किसकी जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा आप खेल रहे हो, खेलने से पहले जैसे ही आपने खेलना शुरू किया तो आपके शरीर के अंदर बहुत ही एनर्जी थी, आपने बहुत ही तेजी से खेलना शुरू कर दिया और बहुत ही हष्ट-पुष्ट के साथ और बहुत ही तंदुरुस्ती के साथ आप खेल रहे हो। जैसे ही आपके समय बीता जाता है आपके शरीर में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, तो आपके शरीर में क्या आ जाती है, थकान आ जाती है। और उसी थकान की वजह से आपके क्या हो गई, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, इसलिए आपको क्या आती है, थकान आती है और आपको जो खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई जो एक, अब हम पढ़ेंगे क्या, एक एक पोषक तत्वों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम अलग से पढ़ेंगे, प्रोटीन को अलग से पढ़ेंगे, वसा को पढ़ेंगे, इसके साथ विटामिन को पढ़ेंगे और खनिज तत्व और वाटर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट कि भाई कार्बनिक यौगिक तो हमने जान लिया कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्बनिक पदार्थ। और जो हमारे शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, और अकार्बनिक के रूप में होते हैं खनिज तत्व। तो अब की जो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं क्या रे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं उसकी विस्तार से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा पार्ट है कि भाई जो मानव जो न्यूट्रिशन है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और उस कार्बोहाइड्रेट में देखिएगा जो अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो जिसमें किसकी मात्रा होती है, एक तो होती है कार्बन की, एक होती है हाइड्रोजन की और एक होती है आपके ऑक्सीजन की। किसकी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब आता है कि सर इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट और का अनुपात होता है जिसमें कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 1। अब आया कैसे, तो देखिएगा हमने एक कार्बोहाइड्रेट इधर लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट लिया क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो देखिएगा इसको मैं 6:12:6, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1:2:1। तो आपके एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा 1:2:1।
IMP लगा के लिख लो, ठीक है। इसके बाद आता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, आपके एनर्जी यौगिक है। क्या है, एनर्जी यानी कि ऊर्जावान यौगिक है, ऊर्जा का क्या है, मुख्य स्रोत। आपके पूछ लिया जाता है कि जो मानव शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट एक कैसा यौगिक है, तो आप क्या लिखोगे, कार्बनिक यौगिक है। कैसा है, कार्बनिक यौगिक है। हमने इसकी पीछे भी बात कर ली। कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले किसको लिखा हमने, कार्बोहाइड्रेट, और अकार्बनिक में है मिनरल्स और वाटर, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसकी जो मात्रा कितनी होती है, तो 1 ग्राम में कितनी, 1 ग्राम में आपके कितनी कैलोरी होती है, 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में किसकी एनर्जी कितनी होती है, कैलोरी में, तो आपके होती है 4.2 कैलोरी। कितनी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, तो आपका उत्तर होगा 4.2 कैलोरी। कितना होता है, 4.2। अब आता है कि जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर को जो सबसे ज्यादा एनर्जी के रूप में कौन लेती है, आपके कार्बोहाइड्रेट। कितने प्रतिशत, 70 से 80% में मानव शरीर ऊर्जा प्रदान, मानव शरीर के अंदर 70 से 80% क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती हैं। अगर आप देखिएगा, आप क्या लेते हो, श्वसन में क्या लेते हो, ऑक्सीजन, और शरीर के अंदर वापस क्या निकलती है, CO2 निकलती है। अब ये CO2 और O2 किस प्रकार बनती है, इसमें भी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट काम में लेती है। क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, क्या होती है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका जो जल अपघटन होता है, या सॉरी ये जो क्या होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, 6 CO2 प्लस ATP प्लस जल। देखिएगा आपके शरीर के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा है, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा के संपर्क में कौन आया, ऑक्सीजन आया। क्या आया, हमने श्वसन में क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में, क्योंकि ग्लूकोज को क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ तो क्या हुआ, CO2, 6 CO2 और ATP और जल क्या बन गया, ATP बना, और क्या बना, जल बना। और ये जो ATP है, इसी ATP की हम बात करने वाले हैं। तो ग्लूकोज से क्या बनती है, ATP, जो क्या होती है, ऊर्जा का क्या है, मुख्य स्रोत। क्या होता है, ऊर्जा का आपके मुख्य स्रोत होता है। मेन पॉइंट होता है ऊर्जा का, वो होता है ATP, और ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक आता है ATP और एक आता है ADP, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और यहाँ पे ATP की जगह अगर ADP दे रखा है तो इसका होगा एडिनोसिन डाई, क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अगर इसकी जगह AMP है तो इसका अर्थ होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में ATP पूछ रखा है, ATP भी पूछ रखा है, ADP भी पूछ रखा है, और AMP भी, इन तीनों का फुल फॉर्म होता है। देखिएगा आपको याद क्या रखना है, ये जो बीच वाले हैं इनको याद रखना है। T का अर्थ होता है ट्राई, D का अर्थ होता है डाई, और M का अर्थ होता है मोनो। मोनो का अर्थ होता है 1, डाई का अर्थ है 2, और ट्राई का अर्थ होता है 3, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है कि सर कार्बोहाइड्रेट हम ले तो लिया, लेकिन इसका पाचन कहां पे होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब हम जो पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होता है, क्योंकि हमारे शरीर में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा कि सर डाइजेशन मानव शरीर में मुख से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहां से पचता है, जो पाचन क्रिया मुख से लेके आहार नाल तक चलती रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कहां पचता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कार्बोहाइड्रेट का पाचन। क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो देखिएगा सबसे पहले होता है आपके मुख में, किसमें, मुख में,
और मुख में किस प्रकार होता है उसकी बात करेंगे। तो मुख में क्या होता है आपके, क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उस लार ग्रंथियों में किसकी मात्रा होती है, एमाइलेज की। किसकी होती है, एमाइलेज की। ठीक है, और जो ये एमाइलेज है जो क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या करती हैं, तोड़ती हैं। ये देखिएगा आपकी हो गई कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके साथ क्या मिली, लार मिली, तो क्या करेगी ये कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे खंड में, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को मंड में ऐसे क्या करती हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती हैं। तो मुख में पाचन होता है और एक होता है आपके छोटी आंत में। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होता है मानव शरीर के, या तो आएगा मुख या आएगा छोटी आंत में। तो सबसे ज्यादा किस मात्रा में होती है, 80% जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो होता है आपके किसमें, छोटी आंत में, और जो 20% होता है वो कहां पे होता है, मुख में। क्योंकि हमने जो पाचन तंत्र है उसमें पढ़ा था कि भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, और मुख में किसका पाचन होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और वो किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट तोड़ती है स्टार्च और मंड में। ठीक है, और उसके बाद जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में होती है, वो उसमें क्या होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पूर्ण पाचन। क्या होता है, छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। और आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहां होता है, या कम मात्रा में पाचन कहां होता है, मुख के अंदर होता है। और अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो आपका उत्तर होगा छोटी आंत। क्या होगा, छोटी आंत। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो कंप्लीट हो गए। अब आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं आपकी बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट आपके 3 प्रकार की होती है। 3 ऐसे तो 4 होती हैं, लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में है, 3 के ही बारे में। तो सबसे पहले आती है मोनोसेकेराइड, उसके बाद आती है आपके क्या, डाइसेकेराइड, उसके बाद आती हैं ट्राइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड के साथ एक और प्रकार की होती है जिसे कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड। तो देखिएगा हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम सबको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले आता है आपके नंबर 1 पे मोनोसेकेराइड्स, और नंबर 2 पे आता है आपका डाइसेकेराइड, और नंबर 3 पे आता है आपका क्या, पॉलीसेकेराइड। अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना है कि डाइसेकेराइड क्या होता है, और मोनोसेकेराइड क्या होता है, और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। अब देखिएगा सबसे पहले क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट में किसकी मात्रा होती है, सेकेराइड की मात्रा होती है, और सेकेराइड के आधार पर ही हमें पढ़ना है कि सेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब हम जानते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज की एक इकाई प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं आपके मोनोसेकेराइड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाते हैं, मोनोसेकेराइड। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई मोनोसेकेराइड इसका क्या होता है, जल अपघटन कराने पर एक कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई क्या कहलाती है, मोनोसेकेराइड। अगर जिस कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बोहाइड्रेट है या एक ग्लूकोज है तो वो क्या कहलाता है आपके मोनोसेकेराइड, या कार्बोहाइड्रेट की संख्या 1 है तो वो क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड। तो इसका जो एग्जाम्पल है आपके कौन आता है, तो नंबर 1 पे आता है मोनोसेकेराइड का उदाहरण आपके ग्लूकोज। क्या आता है, ग्लूकोज आता है, और इसी ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, अब आता है कि सर ये ग्लूकोज मोनोसेकेराइड कैसे हैं। तो देखिएगा हमने सबसे पहला पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या,
C6H12O6। ठीक है, तो ये सबसे क्या है, एकमात्र कार्बोहाइड्रेट क्या है जो, सॉरी, ये जो क्या है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। देखिए एक सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का CnH2n, ठीक है, और ON। ठीक है, अब देखिएगा Cn, यहां पे मैं अगर 6 लेता हूं, क्या लेता हूं, कार्बन की संख्या कितनी लेता हूं, 6, तो ये 6। अब हाइड्रोजन को n बराबर यहां पे देखिए H2 इंटू O6, तो यहाँ पे देखिए 6, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने हो गया, 6 इंटू 2 12, और ऑक्सीजन कितना हो गया 6। ये क्या होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n और ON, ये होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। अगर किसी भी फॉर्मूले में किसी भी सूत्र में अगर ये फॉर्मूला काम आता है तो वो क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिएगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, वो कैसा है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, अब आता है कि जो ये जो है ये किस प्रकार का शर्करा है। देखिएगा ये मोनोसैकेराइड है और ये क्या करता है, तुरंत एनर्जी क्या देता है, तुरंत एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट है। आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि भाई तुरंत एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो आपका उत्तर होता है क्या, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ये जो ग्लूकोज स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है। और ये जो स्रोत है, जो ये ग्लूकोज है, किसमें पाया जाता है, आपके फल सब्जी। ठीक है, इसके बाद आता है ग्लूकोज में रक्त की क्या होती है, और ये जो ग्लूकोज होता है किसमें घुला हुआ होता है, मानव शरीर के अंदर रक्त के अंदर घुला हुआ पाया जाता है। अगर मैं मानव शरीर की बात करूं तो मानव शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो कहां पे पाया जाता है, रक्त के अंदर पाया जाता है। और रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा किस रूप में होती है, जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो होती है C6H12O6 के रूप में। और ये जो ग्लूकोज किस रूप में पाया जाता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करती है, एनर्जी के रूप में पाया जाता है। और हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो शरीर में क्या हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है। और आज हम पढ़ने वाले क्या है, टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि पोषक तत्वों के बारे में। तो देखिएगा मानव शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, रक्त के अंदर क्या पाई जाती है, आपके ग्लूकोज। क्या पाई जाती है, ग्लूकोज। ये बात हमने कर ली कि भाई रक्त के अंदर घुला हुआ क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, जो एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं इसी ग्लूकोज और ये रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्रिया जब हम शोषण में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब क्या होता है, अब जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, आपके CO2। क्या बनाती हैं, CO2 बनाती हैं। और साथ में बनाती ATP और क्या होते हैं, जल। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी मिलती है किस रूप में, आपके ATP के रूप में, जो हमने पीछे बात की। ठीक है, इसके बाद आता है ग्लूकोज होगी एक मोनोसैकेराइड। दूसरे नंबर पे आती है आपकी क्या, फ्रक्टोज। क्या आती है, फ्रक्टोज। ये जो ग्लूकोज से क्वेश्चन बनने वाले, ये तो होता है तुरंत एनर्जी वाला, और इसका जो रक्त के अंदर घुली हुई होती है। ये दो क्वेश्चन है ग्लूकोज से संबंधित। आता है कि ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। तो कई बार एग्जाम में ग्लूकोज की संरचना नहीं पूछी जाती है, फिर भी आपको एक बार हम बता देते हैं। तो ग्लूकोज की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। देखिएगा ये जो ग्लूकोज होता है क्या होता है, कुछ इस प्रकार की ग्लूकोज की जो संरचना होती है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 2 पे फ्रक्टोज की, क्योंकि फ्रक्टोज की जो संरचना है उसको भी हम ग्लूकोज की तरह जानेंगे कि डाइसैकेराइड में जो ये ग्लूकोज काम आता है किस प्रकार आएगी, उस संरचना को उस समय बात करेंगे। जो ये ग्लूकोज की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका क्या, फ्रक्टोज। क्या आता है, फ्रक्टोज। ये जो फ्रक्टोज है ये जो क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा। क्या है, सबसे
मीठी शर्करा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो आपका उत्तर होगा फ्रक्टोज। क्योंकि फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, जो ये फ्रक्टोज की जो मात्रा है, सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो यहां पे लिखेंगे सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, फलों के अंदर। किसमें, फलों के अंदर। और जो ये मधुमक्खियां हैं, और जो ये मधुमक्खी का जो शहद होता है वो किस कारण मीठा होता है, इसी फ्रक्टोज के कारण होता है। क्योंकि ये सबसे मीठी शर्करा है। कैसी है, सबसे मीठी। प्राकृतिक शर्करा भी कह सकते हो। क्या, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, फलों की शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फलों की शर्करा। अब आता है कि जो इसकी संरचना, नेक्स्ट बात आती है इसकी संरचना। क्या आती है, संरचना। तो मैं फ्रक्टोज की संरचना की बात करूं तो फ्रक्टोज की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। देखिएगा फ्रक्टोज की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। तो ये देखिएगा फ्रक्टोज की जो संरचना होती है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा आपकी जो सामने जो संरचना होती है, इस संरचना के अंदर देखिएगा कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है या नहीं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखिए, एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 और 2 10 11 और एक आपके जो हाइड्रोजन है वो जल अपघटन में काम आ गया। किसमें, जल अपघटन में। ठीक है। इसके बाद आती है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना, CH2OH। देखिए वहां पर हाइड्रोजन गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हो गए आपके क्या, हाइड्रोजन। कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। अब आते हैं कार्बन की संख्या 6। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ये हो गए आपके 6 कार्बन, और 6 कार्बनों के साथ हमेशा एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। 1 2 3 4 और 2 यहां पे जुड़ी हुई है। 4 5 6, ये कितनी हो, एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ी हुई है, एक यहां पे। तो ये हो गई 5 और ये हो गई 6। तो ये हो गया आपके इस फॉर्मूले में। ठीक है। उसी प्रकार ये फ्रक्टोज के अंदर कार्बन 6, ऑक्सीजन 12 और हाइड्रोजन 6 इस प्रकार पाया जाता है। इसके बाद आती है आपकी जो ये फ्रक्टोज शर्करा खत्म होती है, इसके बाद आती है मोनोसेकेराइड के बाद आती है आपकी डाइसेकेराइड। क्या, डाइसेकेराइड। यहाँ पे क्या खत्म होती है, आपकी फ्रक्टोज जो मोनोसेकेराइड है वो खत्म होती है। मोनोसेकेराइड में हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ लिया, फ्रक्टोज पढ़ लिया। फ्रक्टोज है जो सबसे मीठी शर्करा है, फलों के शर्करा कहलाती है। और सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक मीठी शर्करा कौन सी है, आपकी फ्रक्टोज है। और ग्लूकोज है जो वो क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी के रूप में पाई जाती है। और मानव शरीर के रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डाइसेकेराइड। क्या होता है, डाइसेकेराइड। अब ये जो क्या होती है, मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयों से, कितनी, मोनोसेकेराइड की 2 इकाई से मिलकर बनी होती हैं। अब आता है कि सर मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। तो हमने मोनोसेकेराइड में क्या पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा, फ्रक्टोज पढ़ा, ये सब क्या है, 2 इकाइयां हैं। अब आता है मोनोसेकेराइड में 2 इकाइयां मिलकर क्या बनाती हैं, आपके डाइसेकेराइड बनाती हैं। और इन दोनों सेकेराइडों को मिलने से जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या, दोनों मोनोसेकेराइड के मिलने से
एक बंध का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बंध कौन कौन से होते हैं उसकी भी बात करेंगे, किस प्रकार ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि अब डाइसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले आता है आपका फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज, सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज है क्या है? आपके डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। तो देखिएगा सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। ये क्या है? आपका सुक्रोज का जो संरचना होती है, ये जो सूत्र होता है C12H22O11। अब आता है कि जो सुक्रोज, देखिएगा डाइसैकेराइड क्या होती है? जिसका वो कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। एक कोई कार्बोहाइड्रेट उठाया, कौन सा? सुक्रोज। सुक्रोज का हम जब जल अपघटन करेंगे तो ये क्या प्रति 2 चीजों में बढ़ जाती है। कौन सी? 2 मोनोसैकेराइड में। कौन कौन सी? एक तो होता है फ्रक्टोज और एक होता है ग्लूकोज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो फ्रक्टोज की जो अभिक्रिया है उसके लिए सबसे पहले फ्रक्टोज क्या होता है? C12H22 ऑक्सीजन 11। ठीक है, अब क्या करूंगा इसका? मैं क्या करूंगा? जल अपघटन करूंगा। ठीक है, अब इसका क्या हो गया? जल अपघटन हो गया तो क्या बनेगा? C6H12O6 और ये क्या बनेगा? वापस C6H12O6। ये देखिएगा कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसैकेराइड मिल गई ना। देखिएगा हमने क्या लिखा? मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। ये 2 मोनोसैकेराइड है और ये क्या है? डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड का क्या किया हमने? जल अपघटन किया। क्या किया? जल अपघटन किया तो मोनोसैकेराइड की हमने क्या मिल गई? 2 इकाइयां मिल गई। ये क्या है? सुक्रोज। ठीक है, और ये जो क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। और ये क्या है? आपके फ्रक्टोज। और ये जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। और यानी और एक बार एक क्वेश्चन और भी बनता है, 2 मोनोसैकेराइड मिलने से क्या बनता है? डाइसैकेराइड बनता है। और वो डाइसैकेराइड क्या होता है? आपके सुक्रोज होता है। और कौन कौन सी है? सुक्रोज है, आपके लैक्टोज है, माल्टोज है, इनकी भी बात करेंगे। तो देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला याद रखना है आपको और उसको याद रखना है किन 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती हैं। एक बार क्वेश्चन में पूछ रखा है कि डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में जो सुक्रोज है वो किन मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है? तो आपको याद रखना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किससे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। और जो ये सुक्रोज होती हैं कैसी होती हैं? डाइसैकेराइड होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो होती हैं इसकी मात्रा होती है किसमें? सुक्रोज की मात्रा होती है गुड़। किसमें? गुड़, शहद। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इसके बाद आती हैं सुक्रोज के बाद हम पढ़ने वाले हैं किसको? लैक्टोज। और हाँ, अब आता है कि जो ग्लाइकोसाइडिक बंध है, क्या इसके मध्य एक ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है? वो किस प्रकार बनता है? इधर देखिएगा, एक तो होता है ग्लूकोज। देखिएगा ग्लूकोज की जो संरचना है हमने कुछ इस प्रकार पढ़ी थी। ठीक है, ये होगी आपकी ग्लूकोज की संरचना। तो यहां पे मैं कुछ इस प्रकार की जो ग्लूकोज की संरचना है बना देता हूं। देखिएगा ये जो संरचना है आपके क्या कहलाती है? ग्लूकोज। अब आती है कि फ्रक्टोज की संरचना। किसकी? फ्रक्टोज की संरचना। देखिएगा ये जो ग्लूकोज है इधर बनाते हैं हम फ्रक्टोज। ठीक है, एल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा? एल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। और बीटा डी फ्रक्टोज की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती हैं। CH2OH HOH
H OH H H CH2 OH। देखिएगा अब आता है कि जो ये जो संरचना है किस प्रकार बनी है, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। किसकी? इसकी OH। ठीक है, अब क्या होता है जो ये जो डाइसैकेराइड सॉरी जो मोनोसैकेराइड की जो फ्रक्टोज संरचना है, यहाँ पे एक जल का अणु बाहर निकलता है, क्या? -H2O। क्या निकलता है? एक जल का अणु बाहर निकलता है। तो इनके मध्य कौन सा बंध बनता है? तो यहाँ पे देखिएगा एक बंध बनता है जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और उस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम है आपके एल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा? एल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि एल्फा कौन सा लेता है? ग्लूकोज की, तो एल्फा इकाई काम लेती है, जबकि फ्रक्टोज की क्या लेती है? बीटा इकाई काम लेती हैं। और एल्फा बीटा मिलकर क्या बनाती हैं? एल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये तो हो गई आपके फ्रक्टोज में कि भाई सुक्रोज की संरचना कुछ इस प्रकार। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको हमने ये समझाया कि जो ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है किस प्रकार बनता है उसको हमने समझाया। आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डाइसैकेराइड में कौन सा बंध बना होता है दोनों मोनोसैकेराइड के मध्य। तो आपका उत्तर होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा? ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसके बाद आती हैं सुक्रोज के बाद हम पढ़ते हैं क्या? लैक्टोज। अरे भाई लैक्टोज क्या पढ़ने वाले हैं? लैक्टोज। लैक्टोज जो शर्करा होती हैं, देखिएगा आपने जो दूध पढ़ा है, दूध क्या है? दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जो ये लैक्टिक एसिड है किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस से। किससे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या जीवाणु होता है, जिससे किससे निर्माण होता है? आपका लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अब आता है कि जो दूध में जो संरचना पाई जाती है, दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है लैक्टोज। तो नंबर 2 पे यहाँ पे ए में तो हमने सुक्रोज पढ़ा, बी में पढ़ते हैं हम क्या? लैक्टोज। क्या पढ़ते हैं? लैक्टोज। और ये जो लैक्टोज होती हैं इसे कहते हैं दूध की शर्करा। किसे कहते हैं? दूध की शर्करा। किसे? लैक्टोज को क्या कहते हैं? दूध की शर्करा भी कहते हैं। और ये भी क्या होती हैं? दो मोनोसैकेराइड। क्या? दो मोनोसैकेराइड की इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। और एक होती हैं आपके क्या? ग्लैक्टोज। क्या? ग्लैक्टोज। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर किसका निर्माण करती हैं? आपके लैक्टोज। किसका? लैक्टोज का। और जो हम पढ़ने वाले क्या है? लैक्टोज। तो आपके एग्जाम में पूछा सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपके ग्लैक्टोज शर्करा से। एक तो बनता है कि दूध की शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। अब आता है कि जो लैक्टोज शर्करा होती है किन दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है? ये क्या है? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड है। और ये जो ग्लैक्टोज भी है ये भी क्या है? मोनोसैकेराइड है। अगर ये दो मोनोसैकेराइड मिल जाती हैं तो आपके लैक्टोज का निर्माण करती है। और यही लैक्टोज आपके क्या होती हैं? दूध की शर्करा होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके क्या? यहाँ पे लैक्टोज के दो ही क्वेश्चन बनते हैं, दूध की शर्करा और जो लैक्टोज होती हैं किन दो मोनोसैकेराइड इकाई से मिलकर बनी होती हैं? तो आपका उत्तर होगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। इसके बाद आती हैं आपके माल्टोज। क्या आती है? माल्टोज। और ये जो माल्टोज है ये भी दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती हैं। और ये जो मोनोसैकेराइड दो कौन कौन सी होती हैं? एक दोनों ही ग्लूकोज होते हैं। क्या होती हैं? दोनों ग्लूकोज से मिलकर बनी होती हैं। तो नंबर सी पे आती हैं आपके माल्टोज। क्या आती हैं? माल्टोज। माल्टोज। और ये जो माल्टोज होती हैं क्या होती हैं? दो मोनोसैकेराइड। क्या? दो मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड इकाई। दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। अब आता है कि सर ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? तो दोनों कौन होती हैं? एक तो होती हैं ग्लूकोज
और दूसरा भी होता है आपका ग्लूकोज। और जब दो ग्लूकोज मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं आपके माल्टोज। किसका? माल्टोज। और इस माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्ट शर्करा। क्या कहते हैं? माल्ट शर्करा भी कहते हैं। किसे? आपके माल्टोज को। और इसे और किस नाम से जानते हैं? ड्राई शुगर। क्या? ड्राई शर्करा। अब आता है कि सर ये ड्राई शर्करा क्या होती हैं? ड्राई का अर्थ होता है जो सूखे मेवे होते हैं। सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, जितने भी सूखे मेवे होते हैं उस सूखे मेवों के अंदर क्या पाई जाती है? आपके माल्टोज पाई जाती हैं। और जो ड्राई फूड होते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्राई शर्करा कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? और ये जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करती है, क्या करती है? सबसे ज्यादा माल्टोज, सबसे ज्यादा। क्योंकि इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमने पहले भी बात की, सबसे ज्यादा ग्लूकोज क्या देती है? एनर्जी देती है। और ग्लूकोज हमारे शरीर में बहुत मात्रा में पाई जाती है। किसमें? रुधिर में पाई जाती है। और इसीलिए माल्टोज में क्या है? दो ग्लूकोज हो गया तो माल्टोज बन गया। और माल्टोज तो हमें एनर्जी के रूप में चाहिए ही। ठीक है। इसके बाद आता है, हाँ, ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार बनती है? तो देखिएगा, माल्टोज का जो फॉर्मूला है होता है C12, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आपके 11। और इसका जब हम क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। क्या है ये? आपके माल्टोस। क्या है? माल्टोस। जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? C6H12O6। और क्या बनता है? C6H12O6। ये भी ग्लूकोज हैं आपके, और ये भी क्या है? ग्लूकोज हैं। और जब दो ग्लूकोज मिल जाता है तो क्या बन जाता है? आपका माल्टोस बन जाता है। और जब ग्लूकोज और गलक्टोज मिल जाता है तो लैक्टोज बन जाता है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है तो सुक्रोज बन जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने डाइसेकेराइड में पढ़ा फ्रक्टोज, नहीं सुक्रोज पढ़ी। सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और उसके बाद हमने पढ़ी लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज में क्या है? ग्लूकोज और गलक्टोज। इसके बाद पढ़ी हमने माल्टोज। माल्टोज में क्या है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों इकाइयां मिलकर क्या बनाती हैं? माल्टोज बनाती हैं। ये शर्करा आपको याद रखनी है। इसके बाद आती हैं आपके माल्टोज, यहाँ पे खत्म होती हैं। डाइसेकेराइड खत्म होती हैं। इसके बाद आती हैं आपके नंबर 3 पे पॉलीसेकेराइड। क्या आती हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होती हैं? वो कार्बोहाइड्रेट। क्या? वो कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड की बहुत सारी इकाइयां प्राप्त होती हैं। वो क्या कहलाती हैं? पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे देखिएगा, शब्द देखिएगा, शब्द पोली। पोली का अर्थ होता है बहुत सारी। क्या? पोली का अर्थ होता है बहुत सारी, बहुत सारी। ठीक है। और जो ये सेकेराइड है ये क्या है? सेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई है। क्या है? सेकेराइड। ठीक है। अब जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड प्राप्त होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और जो ये पॉलीसेकेराइड क्या होती हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर 2 या 2 से अधिक, 2 में तो डाई हो गया, और अगर 2 से अधिक प्राप्त होती हैं तो वो क्या है? पॉलीसेकेराइड। इसमें मैं लिख सकता हूं बहुत सारी मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है। इसके बाद आता है, तो ये जिसके जो एग्जाम्पल है कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्टार्च, एक होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। ठीक है। और एक होता है आपके काइटिन। क्या? काइटिन। और ये वही काइटिन है जो कवकों की कोशिका भित्ति या जो फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? इसी काइटिन की बनी होती हैं। और इसके बाद आता है एक ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। और ये जो ग्लाइकोजन भी है क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? स्टार्च। क्या पढ़ते हैं? स्टार्च पढ़ते हैं। स्टार्च की संरचना नहीं पढ़नी है हमें, ओनली फॉर स्टार्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो शर्करा होती हैं स्टार्च, इसके बारे में जानना है। स्टार्च ये क्या है? एक तो पॉलीसेकेराइड है।
आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड का एक एग्जाम्पल है, निम्न में से पॉलीसेकेराइड है, तो आपके यहाँ पे ग्लूकोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा, सुक्रोज भी होगा और स्टार्च भी होगा। तो अगर आपने सही डिटेल से पढ़ा है तो आप क्या करके आओगे, स्टार्च करके आओगे, क्योंकि स्टार्च क्या होती है, आपके पॉलीसेकेराइड हैं, ठीक है। और ये जो है आपके किस में पाई जाती हैं, देखिएगा एक स्टार्च की जो मात्रा होती है, आप क्या करते हो जब बीमार होते हो तो कोई मेडिकल्स में जाते हो, मेडिकल में आपको क्या कुछ कैप्सूल दे रखे होते हैं, क्या कैप्सूल देते हैं, उस पे जो प्लास्टिक की तरह कैप्सूल होते हैं, उसके जो बाह्य का कवर होता है, जो आवरण होता है प्लास्टिक की तरह होता है, और वो जो प्लास्टिक के रूप में जो होता है वो क्या होती है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कैप्सूल का बाह्य कवच, ठीक है। जो कैप्सूल का जो बाह्य कवच होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आपके स्टार्च, जो स्टार्च की जो मात्रा होती है उससे क्या मिलकर उतना होता है आपका जो कैप्सूल। और जो मानव में जो इसका स्टार्च का जो पाचन है वो कहां पे शुरू हो जाता है, मुख में पाचन शुरू। अब ये मुख में पाचन शुरू किस प्रकार होता है, स्टार्च किस में बदलता है, यहाँ पे मुख में लार ग्रंथि द्वारा स्टार्च मंड में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है, और जो ये पादपों का जो संग्रहित भोजन है, क्या पादपों का संग्रहित भोजन क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि ये क्या होती है, पॉलीसेकेराइड होती है, और इसमें क्या होती है, कार्बो मोनोसेकेराइड की बहुत सारी इकाइयां भाग लेके किसका निर्माण करती हैं, स्टार्च का करती है। और एक याद रखना है कि जो मेडिसिन में जो या मेडिकल में जो हमारे जो ट्रीटमेंट में जो कैप्सूल लेते हैं, उन कैप्सूल की जो बाह्य कवच होता है वो किससे मिलकर बना होता है, स्टार्च से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे याद रखना है मुख में इसका जो पाचन होता है वो किस रूप में होता है, क्योंकि स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू हो जाता है, और स्टार्च किस में बदलता है, मंड में बदल जाता है। और पादपों में जो संग्रहित भोजन होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्यूलोज, क्योंकि जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला जो प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है वो क्या है, सेल्यूलोज। नंबर 2 पे आता है आपका सेल्यूलोज। क्या आता है, सेल्यूलोज। ये जो सेल्यूलोज होता है इनकी जो मात्रा होती है प्राकृतिक में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। हमने क्या बात की, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्यूलोज। और ये वही सेल्यूलोज है जिसकी जो हमारा ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, इस प्रकृति में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, सेल्यूलोज। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज। इसके बाद आता है मानव शरीर में, क्या, मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। क्या, मानव के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की सेल्यूलोज की जरूरत नहीं होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लेकिन जो सेल्यूलोज होता है इसकी कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो ये सेल्यूलोज है इसका जो पाचन कहां पे होता है, अपेंडिक्स के अंदर होता है, और हमारे अपेंडिक्स किसी काम नहीं आती है। देखिएगा पशुओं में, क्या, पशुओं में जो घास होता है इसमें क्या होती है, सर्वाधिक सेल्यूलोज की मात्रा होती है, और वो घास खाते हैं कौन, पशु जितने भी घास खाते हैं उनका जो पाचन जो क्रिया है वो कौन करती है, अपेंडिक्स करती है। और जो उसका जो भोजन में जो सेल्यूलोज होते हैं पशुओं के, वो कहां पचता है, अपेंडिक्स के अंदर पचता है। और हमारे शरीर में सेल्यूलोज का कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए हमारे जो अपेंडिक्स होती है वो क्या करती हैं, सेल्यूलोज का पाचन करती हैं। लेकिन मानव शरीर में क्या होती है, सेल्यूलोज एब्सेंट होता है या कुछ काम का नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेल्यूलोज, पादप का जो मृत भाग, क्या, पादप का मृत भाग किससे मिलकर बना होता है, आपके सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि सेल्यूलोज होता है वो आपके
पादपों की कोशिका भित्ति भी किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज। किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका भित्ति। जो पादपों का जो सेल वॉल होती है वो कोशिका भित्ति, आपने तीसरी चौथी क्लास में भी पढ़ा होगा, या तो 9th या 10th में आपके दे रखा है क्या? पादपों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उसी प्रकार जो पादप होते हैं, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर पादप होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो क्या होती हैं? क्या होती हैं? आपके सेलुलोज होती हैं। और ये सेल वॉल क्या करती हैं? पादपों की सुरक्षा करती हैं। ये जो देखिएगा आपके जो पेड़ होते हैं, पेड़ का जो तना है, तना का जो सबसे बाह्य भाग क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। वो कहती होती है मृत होती है, और वो कोशिका का क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपके ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। नंबर 3 पे आता है आपका ग्लाइकोजन। ये भी क्या है? आपके पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और ये जो ग्लाइकोजन है हमारे शरीर में संचित या संग्रहित भोजन होता है। देखिएगा आपके जो ग्लूकोज है, वो हमारे शरीर में जो भोजन में ग्लूकोज लेते हैं, वो ग्लूकोज किसमें रूप में संग्रहित रहते हैं या संचित रहते हैं? ग्लूकोज किसमें होती है? ग्लाइकोजन में। हमारे जो संचित भोज्य पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? ग्लूकोज